Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video again we are going to discuss important questions of software engineering which has been asked in previous year question of December 2024 UGC NET examination. So in the previous video we have discussed CMM capability maturity model and in detail we have covered the various key process area, the levels and the focus area of capability maturity model. और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था किस तरीके से सेवरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सिंगल टॉपिक पे बना है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा. एंड एट द सेम टाइम वी हैव आल्सो डिस्कस सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जामिनेशन लाइक दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ यूजीसी नेट. आपको लेवल्स गिवन होते हैं, मैच द फॉलोइंग करना होता है या फिर रिवर्स में भी वो पूछ सकते हैं. इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो बेसिकली दिस इज अबाउट द मॉडल स्पाइरल मॉडल और यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछना है. फिर से मैं बता दूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है मॉडल, उससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है. दिसंबर 2024 में दो क्वेश्चन पूछा गया है, स्पाइरल से भी पूछा गया है और प्रोटोटाइप से भी पूछा गया है. तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मॉडल्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक मॉडल का आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन, देन इट्स प्रोज एंड देन इट्स कॉन्स. इस तीन को अगर आप पढ़ के जाते हैं तो हर तरीके का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन जो पूछा गया दिसंबर 2024 में, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कई सारे डाउट्स आ रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को मैं इन डिटेल कवर करने वाली हूँ विथ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्पाइरल मॉडल. तो पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो एज आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू कि वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ दिसंबर 2024, जिसमें दिसंबर का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग द क्वेश्चंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो स्पाइरल मॉडल. Now, when I say spiral model, so it is the combination of waterfall model and iterative model, and it provides a support for risk handling. किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रिस्क से क्वेश्चन पूछता है, रिस्क किस में यूज किया जाता है, तो आप लिखेंगे स्पाइरल मॉडल. सो ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है. दूसरा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इट वाज प्रपोज्ड बाय बैरी बोएम. तो आपको ये साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए. Next important question is spiral model is also known as meta model. Now why it is known as meta model? Because SDLC के कई सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो इसमें आप बोल सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल में इस तरीके से यूज किया जाता है. एज फॉर एग्जाम्पल इट इज नोन एज क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल. वाई? बिकॉज स्पाइरल मॉडल के भी जो स्टेप्स है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं सारे स्टेप्स को जो कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में होता है. हेंस दिस इज वन पॉइंट रिलेटेड टू मेटा मॉडल. Second is spiral model is also uses the approach of prototype model. Why? Because इसमें आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, कस्टमर से इवेलुएट कराते हैं, कस्टमर ओके बोलेगा, देन यू आर गोइंग अहेड. सो अगेन दिस बिहेव्स लाइक अ प्रोटोटाइप मॉडल. थर्ड इज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज सपोर्टिंग फॉर इवोल्यूशनरी मॉडल. इवोल्यूशनरी मॉडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं और हर एक क्वाड्रेंट में आप हर एक फिजिक्स को इवोल्यूशन के फॉर्म में इवेलुएट करते हैं. सो हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज इवोल्यूशनरी मॉडल. बिकॉज इसके अंदर क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और इवोल्यूशनरी मॉडल के कॉन्सेप्ट्स देखे जाते हैं. हेंस इट इज नोन एज मेटा मॉडल. तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम टू अंडरस्टैंड द स्पाइरल मॉडल. चार अगर अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा हुआ है, जो आपका रिस्क फैक्टर है इट इज एसोसिएटेड विद स्पाइरल मॉडल. सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा गया, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं. इन चारों क्वाड्रेंट के आप जो इसके स्टेप्स होते हैं वो आप याद रखेंगे. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव. इन द सेकंड क्वाड्रेंट वी विल आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क. इन द थर्ड quadrant we will develop and make the testing, and in the fourth quadrant we will plan for the next iteration. ये 4 क्वाड्रेंट याद रखेंगे. हर एक में रिस्क फैक्टर होता है. इसमें इवोल्यूशनरी मॉडल के जैसे आपका प्रोग्रेस होता रहता है. और आप यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायरमेंट को गैदर करना, फिर डिजाइन करना, कोड करना, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन. सो दिस आर द सेम स्टेप्स दैट वी हैव सीन इन द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल. तो ये चारों स्टेप्स यहाँ पे होते हैं. हर स्टेप में आपका वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन होता है. करेक्ट. तो इस तरीके से स्पाइरल मॉडल में आप याद रखेंगे ना. अगर इस क्वेश्चन की बात करें, करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया एग्जामिनेशन में, तो मैंने आपको दो तरीका सिखाया है. पहले तो 100% आप देख लीजिए कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, उससे आप ऑप्शंस पे आ सकते हैं.
उसके बाद फिर इनकरेक्ट ऑप्शन देखिए, उससे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शंस पे जा सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपका 100% क्वेश्चन करेक्ट होगा। नाउ स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। स्पाइरल मॉडल इज एन इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। यस, इट इज इंक्रीमेंटल एज वेल एज इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल। ये दोनों यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू ट्रू है। स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ड्रिवन। यस, अगेन दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। स्पाइरल मॉडल इज एन एसाइक्लिक बैलेंसिंग अप्रोच। नहीं, अगर आपने इसका डायग्राम भी अगर आप एग्जामिनेशन में देख कर गए हैं तो ये साइक्लिक होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। तो अब आपका जैसे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है और ये जो बी है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट विच इज रिलेटेड टू स्पाइरल मॉडल। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, कोई भी ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे बी का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन सबसे पहले आपका यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो कभी भी आंसर में नहीं होगा भाई, बिकॉज इट इज नॉट ए साइक्लिक। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ना क्लियरली यू कैन सी बी इज द करेक्ट आंसर। और फिर आपको ऑप्शन में पूछा गया है इधर ए और इधर डी। तो हमने यहाँ पे तीन स्टेटमेंट पढ़ लिया। स्पाइरल मॉडल इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ एंकर पॉइंट्स इन मॉडल। कई सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो ये बता रहे थे कि मैम इसका करेक्ट आंसर ए बी होना चाहिए, बट यूजीसी नेट ने इसका आंसर दिया है बी एंड डी। तो अगर अगर मेरे से आप इसका आंसर पूछेंगे, करेक्ट आंसर इज ए बी डी। ये तीनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं स्टेटमेंट ए इज फॉल्स और स्टेटमेंट डी इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये जो आपने यहाँ पे स्टेप्स बताया है, बेसिकली दीज आर नोन एज योर एंकर पॉइंट्स, जिसको आप माइलस्टोन्स बोलते हैं। तो जो माइलस्टोन है, अगेन दिस इज वन ऑफ द कीवर्ड फॉर स्पाइरल मॉडल। और ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो इस बार स्टेटमेंट्स में बनाकर पूछा गया है। तो अगर हम बात कर लें वाई ए बी इज नॉट करेक्ट, वाई बी एंड डी इज करेक्ट, तो इसका कोई जवाब नहीं है। बट दीज आर द टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, बी और डी जो आपका है टू स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। इस वजह से मे बी एनटीए ने इसका करेक्ट आंसर दिया है बी एंड डी। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए बी डी तीनों होना चाहिए, बट ऑप्शंस में उन्होंने दो दो का दिया है, तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। Now we will discuss all in detail about the spiral model. So this model consists of four phases. Again ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग एंड इवेल्युएशन, ये चार आपके फेजेस होते हैं जो कि एक साइक्लिक मैनर में एग्जीक्यूट होते हैं, जो क्वेश्चन ने पूछा है। नाउ व्हेन स्पाइरल मॉडल इज यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में। When there is a budget constraint and when there is a risk evaluation is important, इस तरीके के सिचुएशन में आप यूज करेंगे स्पाइरल मॉडल को। जब आपके पास मीडियम से लेके हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे देन आप यूज करेंगे स्पाइरल मॉडल को। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट बिकॉज ऑफ पोटेंशियल चेंजेस टू इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एज अ रिक्वायरमेंट चेंज विद टाइम। जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के कमिटमेंट होते हैं वहां पे भी आप इस स्पाइरल को यूज करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जहां पे रिस्क फैक्टर होगा और रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा या जो लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स होते हैं उस केसेस में आप इस स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। कस्टमर, अगेन बिकॉज हम यहाँ प्रोटोटाइप की बात करते हैं तो कस्टमर यहाँ पे श्योर नहीं होता है, वो बार बार चेंजेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकता है। रिक्वायरमेंट्स इसकी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। न्यू प्रोडक्ट शुड बी रिलीज इन फेजेस टू गेट एनफ कस्टमर फीडबैक। सिग्निफिकेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड। तो यस, अगर हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंजेस भी आपके अलाउड होते हैं। इस तरीके के सिचुएशन में स्पाइरल मॉडल का आप यूज करेंगे। नाउ लेट अस क्विकली डिस्कस सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल एसडीएलसी मॉडल। चेंजेस को आप एकोमोडेट कर सकते हैं। एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोटोटाइप्स होते हैं। बिकॉज एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्रोटोटाइप होंगे अगेन कस्टमर का फीडबैक यहाँ पे अच्छा होगा। रिक्वायरमेंट्स को आप कैप्चर कर सकते हैं। अगेन जब आपको अर्ली डिलीवरी की जरूरत होगी देन आप इस स्पाइरल मॉडल को यूज कर सकते हैं। और जो भी डेवलपमेंट होगा वो स्मॉलर पार्ट्स में होगा जिसमें आप हर एक सब पार्ट में रिस्क फैक्टर को एनालाइज करेंगे। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट इज वन ऑफ द की फैक्टर इन स्पाइरल मॉडल। कुछ डिसएडवांटेज की अगर हम बात कर लें तो बिकॉज यहाँ पे आप कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट है, आप यहाँ पे रिस्क को एनालाइज कर रहे हैं, तो जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड रो रिस्क प्रोजेक्ट। अगेन इसका मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज आप लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में यूज कर रहे हैं। और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन अर्ली।
बेसिकली यहाँ पे बिकॉज इवोल्यूशन के फॉर्मेट में आप प्रोजेक्ट को इवेलुएट कर रहे हैं, तो आपको अर्ली स्टेज में ये नहीं पता होता है व्हाट इज द एंड रिजल्ट। कभी कभी बिकॉज ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इसके कुछ डिसएडवांटेज को, बेसिकली आप इसके एडवांटेज को समझेंगे, उससे ही आप रिलेट कर सकते हैं इसका डिसएडवांटेज। सो दिस वाज द कंप्लीट डिटेल अबाउट द स्पाइरल मॉडल। आई होप आपको एक वीडियो में स्पाइरल मॉडल के सारे पॉइंट समझ में आ गए हों। नाउ इसी क्वेश्चन में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो आपको क्वेश्चन पूछा है रिस्क। सो दिस इज वन ऑफ द ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आपको मैच द फॉलोइंग सीखना है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे इन सिंपल भी समझते हैं, प्रिडिक्टेबल रिस्क क्या होगा, ऐसा रिस्क जिसको आप प्रिडिक्ट कर सके। जैसे मैं ये बोल रही हूँ बारिश का मौसम है, तो अगर मैं कुछ चीजें हैं जो मैं बाहर छोड़ रही हूँ तो ह्यूमिडिटी की वजह से वो खराब हो जाएगा। बिजनेस रिस्क की बात करें तो बिजनेस में जो आपके प्लान्स बनते हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर वो छोड़ के चले जाते हैं तो बिजनेस रिस्क हो जाएगा। प्रोजेक्ट रिस्क भी इसी तरीके से आप बोल सकते हैं। प्लानिंग, जब आप कुछ प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पे प्रोजेक्ट का एक रिस्क इन्वॉल्व होता है। पास्ट प्रोजेक्ट अगेन यस, अगर कुछ आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी पास्ट में कुछ हो चुका है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप इसको मैच करेंगे, तो अगर आप सिंपली भी देखेंगे पास्ट प्रोजेक्ट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इन सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना था। डी का एक ही ऑप्शन है जो यहाँ पे मैच हो रहा है, डी का 4। तो आप इस क्वेश्चंस को 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस आपके मिस्टेक हो रहे हैं, इसका मतलब आपको प्रॉपर रिवीजन की जरूरत है। तो एग्जाम में इस तरीके से कीवर्ड्स को पकड़िए और मैथ द फॉलोइंग के क्वेश्चंस को इमीडिएटली आपको सॉल्व करना है। एक बार आप इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता है क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करते हैं, तो दैट कैन बी अ प्रिडिक्टेबल रिस्क। बिजनेस रिस्क की बात करें, स्टाफिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट की बात करें तो स्ट्रैटेजिक रिस्क। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है। सो दैट इज द answer. So moving to the next question, software testability is simply how easily a software product. So software testability is one of the step. किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप टेस्ट करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी। तो आपको ये पूछा है विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डज नॉट लीड टू टेस्टेबल सॉफ्टवेयर। जब आप एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी से रिलेटेबल नहीं है। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ऑब्जर्व करना, कंट्रोल करना, रिपेयर करना और अंडरस्टैंडेबिलिटी। अगर आप ऑप्शंस को भी देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में कभी भी कुछ रिपेयर नहीं होता है। रिपेयर कब आएगा, जब आप हार्डवेयर की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको रीड करना है और क्विकली इसके आंसर्स को टिक मार्क करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोलैबोरेटिव डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन टेक्निक इज यूज फॉर। अगेन डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे टेस्टिंग की तो कोई भी बात नहीं हो रही, ये इमीडिएटली आपको यहाँ से हटा देना है। इंस्पेक्शन का मतलब है एक तरीके से चीजों को वैलिडेट करना कि वो सही है या फिर गलत है। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस। तो ये जब आप क्वालिटी कंट्रोल पढ़ेंगे, क्वालिटी कंट्रोल में ये टॉपिक आपको दिख जाएगा। सो इंस्पेक्शन टेक्निक का मतलब है जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको वैलिडेट करना, वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। Moving to the next question, which one of the following is not the part of requirement management? Again, requirement management एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट का। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, एचडीएलसी का जब स्टेप्स आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला ही स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, उसको फिर मैनेज करने की बात यहाँ पे की गई है। तो अगर आप बहुत पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, फीचर्स को ट्रेस करना, डिपेंडेंसी को ट्रेस करना, इंटरफेस को ट्रेस करना, पेज ट्रेसेबिलिटी। तो अगेन पेज ट्रेसेबिलिटी जो एक टॉपिक है जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, विच इज नॉट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट में आप क्या मैनेज करेंगे, ऑब्वियसली आप फीचर्स को चेक करेंगे, कहाँ पे किस तरीके की डिपेंडेंसी आप उसको चेक करेंगे, जो भी इंटरफेसेस, जो भी आप मॉड्यूल्स बना रहे हैं उसको आप चेक करेंगे। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेज ट्रेसेबिलिटी, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ सो वी हैव डिस्कस 4 न्यू क्वेश्चन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जैक्सन प्रिंसिपल के बारे में। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि सब बहुत मतलब 5 सालों में पहली बार ये क्वेश्चन देखा गया है। तो इसका ये मतलब है कि यूजीसी नेट में कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। ऑल्दो दिस टॉपिक्स आर नॉट न्यू, बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में
मैं जैक्सन प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी। इसके जो एप्लीकेशंस है, इसका जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस। एंड यस, टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर एनालाइज करें। आप प्लेलिस्ट में जाकर 2018 से लेकर 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वॉच आउट कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। किसी भी वीडियो से या किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता है, आप किसी भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स को पोस्ट करिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे सब्सक्राइब, स्टे ट्यून, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।